नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल पे विद्या जेड। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि नए युवा छात्रों को यूपीएससी की तैयारी में क्या चैलेंजेस आते हैं और उनको तैयारी क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किन परिस्थितियों में करनी चाहिए, कैसे इन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी वेलकम सर। बहुत सर, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि यूपीएससी किन लोगों को मतलब जाना चाहिए, कैसे लोगों को इस फील्ड में जाना चाहिए? देखिए, लोक सेवा की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ विशिष्ट करना चाहते हैं और इस दुनिया को कुछ ऐसा दे जाना चाहते हैं जी। कि आप जब इस संसार में ना भी रहें तब भी आपका नाम अमर कीर्ति को प्राप्त हो और आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं लाखों करोड़ों गरीबों को लाभान्वित करती रहें, अगर ऐसी भावना है तब ये फील्ड आपकी है, आपको जरूर आना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि कई प्राइवेट कंपनियों का वेतन इतना अधिक है जो यूपीएससी एफर्ट ही नहीं कर सकता है। जी जी जी। मैं एनालिसिस कर रहा था तो मैंने देखा कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कई ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा पैकेज दे रही हैं युवाओं को जी। लेकिन अगर कोई होनहार युवा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देकर आईएएस आईपीएस ये बनना चाहता है तो मूल भावना लोक सेवा और परोपकार की होनी अपरिहार्य है, मुझे ऐसा लगता है। जी जी, बहुत अच्छा सर। दूसरा सवाल सर ये है कि हाँ, ये यूपीएससी की परीक्षा कब स्टार्ट करनी चाहिए, सटीक समय क्या है, इसका सही समय क्या है? जैसे आजकल तो ट्रेंड मैंने देखा है कि ऐसा हो गया है कि बच्चा 8th से तैयारी करे आईएएस बने, बच्चा 12th से तैयारी करे आईएएस बने जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये हम अपने बचपन और जो किशोरा अवस्था है उसको डिस्टर्ब करते हैं। ये बहुत सटीक रणनीति मैं नहीं मानता हूँ। जब तक बच्चा परिपक्व होकर इस निर्णय पे ना पहुंच जाए कि हाँ ऐसा करना उचित है, मैं ये मानता हूँ कि ग्रेजुएशन 2nd ईयर से आप संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए कि ग्रेजुएशन 2nd ईयर से वो अपना आधार धीरे धीरे तैयार कर सके? जैसे आधार तैयार करने के लिए उसे सबसे पहले रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत, न्यूज़पेपर एडिटोरियल रीडिंग की आदत, साथ ही साथ एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इससे उसकी तैयारी को दशा और दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद क्या करना चाहिए उसे कि एक सिलेबस और यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ये उसकी टेबल पे हमेशा रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि सिलेबस जो है वो रास्ता दिखाता है लेकिन रास्ता कहीं अंधियारे में न चला जाए उसको पीवाईक्यू दिखाता है। पीवाईक्यू टार्च है और सिलेबस जो है वो मार्ग है, तो दोनों को साथ में, जब टार्च साथ में रहेगी और रास्ता सामने दिखेगा तो निश्चित है आप सही मार्ग पे चलेंगे। ये है। और आजकल ये जो फाउंडेशन कोर्स कोचिंग वाले जो स्टार्ट करते हैं जिसमें हाई स्कूल के बाद और आपका इंटर के बाद में ही बच्चों को फाउंडेशन कोर्स करवाते हैं और सही से ग्रेजुएशन वो बच्चे कहीं एडमिशन ले लेते हैं लेकिन वो ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं करते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनके लिए ये सही है? देखिए क्या होता है कि भावुकतावश और थोड़ा सा महत्वाकांक्षावश पेरेंट्स और परीक्षार्थी ऐसे कोर्सों में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान जब उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो कहीं ना कहीं उनकी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होने लगती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ग्रेजुएशन 1st ईयर तक उन्हें पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद 2nd ईयर में उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि तैयारी करना शुरू करना है और छोटे छोटे प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए। और 3rd ईयर तक आप ये निश्चय कर लीजिए कि आपको इस फील्ड में जाना ही है, फिर आप तैयारी करिए। उसके बाद यदि आपको लगता है कि कोचिंग की आवश्यकता है ग्रेजुएशन के बाद तो आप किसी कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्वाध्याय ही आपको सफलता दिला सकता है तो स्वाध्याय से भी सफलता अर्जित किया है लोगों ने
और आप भी अर्जित कर सकते हैं अगर ऐसा कॉन्फिडेंस है तो तो कहने का स्वाध्याय करना तात्पर्य आपका चाहिए। ये सर कि सबसे पहले अच्छे से ग्रेजुएशन करना चाहिए हम्म। और साथ ही साथ में यूपीएससी का जो सिलेबस है और जो उसके आधारभूत माने जाने वाली जो एनसीईआरटी बुक्स हैं आप साथ साथ में उसको अध्ययन करते रहें, ये है। अच्छा सर, ये बताएंगे कि जैसे कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो बीए या एमए या बीटेक एमटेक करने के बाद में अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब कर रहे होते हैं, उसके बाद में फिर पता नहीं उनको ऐसा अचानक से क्या होता है कि वो ड्रॉप करके फिर इस फील्ड में आते हैं। तो क्या जो प्रतिभा वो वहाँ पे दिखा रहे थे वहाँ से वो हट के एक नई जगह आते हैं, क्या ये सही है? और आप बिल्कुल सही है। क्या अगर सोचते हैं? उनको ऐसा लगा कि आईएएस और आईपीएस बन के वो बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन के लिए, लोगों के लिए, तो बिल्कुल आना चाहिए, उनका भी स्वागत है और उन्हें भी तैयारी करनी ही चाहिए जी। बस यह है कि डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा। आप देखे होंगे कि एक होता है जॉकी जी। और एक होता है रेस का घोड़ा। जी जी। तो दांव जो है वो रेस के घोड़े पे लगाया जाता है, जॉकी पे कोई नहीं लगाता है। लेकिन जब रेस का घोड़ा दौड़ता है तो अगर जॉकी थोड़ा सा भी ध्यान ना दे तो डिफ्लेक्शन हो जाता है और थोड़ा सा डिफ्लेक्शन उसे कहीं ना कहीं रास्ते से भटका सकता है। तो हमारे जैसे जो शिक्षक हैं, मैं तो विद्यार्थी ही मानता हूं खुद को, हम जो हमारे जैसे विद्यार्थी हैं, हाँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, निरंतर सीखते रहना चाहिए। जी जी जी। और हमारे जैसे जो विद्यार्थी हैं या जो विद्यार्थी तैयारी में आ रहे हैं तो डिफ्लेक्शन ना होने पाए, क्योंकि थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन आपको कहीं का कहीं पहुंचा देगा। आप खुद सोचिए कि एक रॉकेट छोड़ा जाता है, एक उपग्रह छोड़ा जाता है, अगर थीटा एंगल भी वो डिफ्लेक्ट कर जाए तो उपग्रह परीक्षण फेल हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए और आपको ये देखना होगा कि भटकाव बिल्कुल ना हो। आपका लक्ष्य, आपको क्या करना है, कब करना है, ये पूरा रोड मैप आपके पास होना चाहिए और आपको अपनी रणनीति ऐसी बनानी चाहिए कि आपको शीघ्र सफलता मिल सके। ओके सर। अच्छा, भाषा का कितना महत्वपूर्ण स्थान है इसमें? अगर हिंदी भाषा और इंग्लिश माध्यम इस तरीके की जो समस्याएं आती हैं इसमें, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए 2007, 8, 9 जी, इसमें मैंने देखा कि लगभग 43% बच्चे हिंदी माध्यम के होते थे, 57% बच्चे अंग्रेजी माध्यम के होते थे। तो अभी हाल के कुछ वर्षों में नहीं, अंग्रेजी का वेटेज था जी, लेकिन हिंदी भी लगभग समान चल रही थी। लेकिन जब से ये सीसैट आया, फिर इसके बाद यूपीएससी ने ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाया, तो जो ये क्रमवार लगातार परिवर्तन किए गए, इनका प्रभाव ये हुआ कि हिंदी माध्यम कहीं ना कहीं अब संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है लोक सेवाओं की तैयारी में। आपको क्या लगता है कि ये विद्यार्थियों को केवल इंग्लिश माध्यम के ऑप्शन पे ही आना चाहिए? नहीं, हिंदी माध्यम में क्या है कि दिक्कत ये होती है कि हिंदी भी एक लिखना और हिंदी में अपनी बातों को प्रेषित करना भी एक आर्ट है। जी जी। वो आर्ट सीखनी चाहिए कि आपकी भाषा परिनिष्ठित हो, आपकी भाषा अच्छी हो। जैसे कोई बच्चा लिख देता है गांधी जी, अगर आप परीक्षा में गांधी जी लिख देते हैं, तिलक जी लिख देते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। बिल्कुल राइट। वहां पे गांधी एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट की तरह आप सोचेंगे, तभी आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। केवल गांधी लिखिए। ऐसे ही छोटे छोटे जब आप सुधार करेंगे, त्रुटिपूर्ण नहीं होगा, मात्रा और कॉमा, पूर्ण विराम, इन सब चीजों का जब आप ध्यान रख के अपनी भाषा लिखेंगे तथा अपनी बात को सटीकता से कहेंगे तो हिंदी माध्यम में भी अंक मिलते हैं और मिलते रहे। लोगों ने सफलता अर्जित की है और कर रहे हैं। अच्छा, प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति के लिए क्या कहेंगे? कैसे उसको पास किया जाए? आजकल बहुत चैलेंजिंग है, तो कई बार हमारा मेंस तैयार होता है लेकिन पीटी नहीं निकल पाती है जल्दी से, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रारंभिक परीक्षा की सफलता के लिए मैं दो बात कहूंगा। एक तो इसमें क्या होता है कि आपको हॉरिजॉन्टल अध्ययन करना होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें देखनी होती हैं। इसके साथ साथ बार बार रिवीजन, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, साथ ही साथ इसके साथ आपको क्या करना है कि
परीक्षा में जाने से पूर्व लगभग 10,000 प्रश्नों का अभ्यास आप करके जाएं। ये लगभग आपकी सफलता को सुनिश्चित कर देता है। साथ ही साथ सीसेट के बारे में क्या बताएंगे हमारे विद्यार्थियों को? देखिए, सीसैट का अभ्यास नियमित रूप से यदि आप लोग से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो सीसैट नियमित आधा 1 घंटा रोज देना चाहिए। क्योंकि सीसेट जो है वो क्योंकि सीसैट भले ही क्वालिफाइंग है, लेकिन लोग क्वालिफाई ही नहीं हो पा रहे हैं। तो पता चलता है जीएस में 58 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन सीसैट में कमी हो गई तो इस बार नहीं हो पाया। फिर एक अटेम्प्ट महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि सीसैट की परीक्षा की भी तैयारी करते रहना है। अच्छा सर, और मेंस के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, और साथ ही साथ ऑप्शनल के लिए भी आप बताएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं मुख्य परीक्षा पे आता हूँ। तो मुख्य परीक्षा में क्या है कि उत्तर लेखन जी, सबसे पहले उत्तर लेखन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। उत्तर लेखन का अभ्यास अगर मान लीजिए कहीं से आपको प्रश्न नहीं मिल रहे हैं, तो जो संघ लोक सेवा आयोग ने अपना प्रीवियस ईयर का पेपर दिया हुआ है, उससे आप उत्तर लिखने की कोशिश करिए। जी। साथ ही साथ आप प्रश्नों का ट्रेंड समझिए कि क्या चल रहा है। कि जैसे अब मान लीजिए इजराइल और ईरान में वार हो रहा है इस समय, तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को इस दृष्टिकोण से देखना है, क्योंकि आप भारत के अधिकारी बनने वाले हैं। बिल्कुल। अगर आप आईएफएस बनेंगे तो आपको अमेरिका की विदेश नीति नहीं डिसाइड करनी है, आपको भारत की विदेश नीति डिसाइड करनी है। तो हर परिप्रेक्ष्य जो भी दुनिया में घट रहा है उसको एक भारतीय दृष्टिकोण से आपको देखना होगा। तो इस तरह से आप तैयारी करिए और ट्रेंड को समझिए, उत्तर लेखन लगातार करिए, यही चीजें करनी है अभी इनिशियल फेज। ऑप्शनल के बारे में सर क्या कि कुछ विषय ऐसे हैं जो अंकदायी हैं, ऐसा ट्रेंड में है, तो क्या मतलब कैसे उसको चूज करना चाहिए? ऑप्शनल का चुनाव स्वरुचि के आधार पे होना चाहिए। जिस विषय को पढ़ते हुए आप बोर ना हो, आप लगातार पढ़ सकें, 2-2, 3-3, 4-4 साल भी अगर उस विषय को पढ़ना पड़े तो आप बोर ना हो जी। ऐसे रुचि वाले विषय को चुनना चाहिए। ये नहीं कि इनका मन है, कोई पिताजी की इच्छा से ऑप्शनल ले लिए, कोई ऑप्शनल ले लेते हैं कि शिक्षक के कहने पे ऑप्शनल ले लेते हैं जी। कोई किसी और का कि उसका ऑप्शनल ये है जी, तो मैं भी वही ऑप्शनल लूंगा। तो यहाँ पे भावनाओं में नहीं बहना है, यहाँ पे अपना कठोर निर्णय लेना है कि इस विषय में मेरी रुचि है, इसमें मैं अच्छा अंक अर्जित करूंगा। इस विश्वास के साथ आप स्वरुचि के आधार पे ऑप्शनल विषय का चुनाव करें, वैकल्पिक विषय का चुनाव करें। अच्छा सर, थैंक यू सर। और एक प्रश्न और है सर मेरे मन में कि कब ऑप्शन विकल्प बी की हमको तलाश करनी चाहिए, कब तक तैयारी करनी चाहिए? यदि ना हो तो कब तक तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद मुझे एक समय के बाद विकल्प बी पे जाना चाहिए? मेरा मानना है विकल्प बी जैसा कुछ नहीं होता है। जी। विकल्प बी की जो फिर भी आप 1% अगर वो के चलते हैं तो नहीं आप सही कह रहे हैं। विकल्प बी जैसा इसलिए मैंने कहा कि कुछ नहीं होता है कि क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपको एक जाहिर से एक अच्छे नागरिक आप बन जाएंगे। तो नहीं, विकल्प बी कहने का ये मतलब है कि आप लोक सेवाओं में ही अन्य जैसे राज्य सेवाएं हुई जी जी जी, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश पीसीएस आप दे सकते हैं, बिहार पीसीएस आप दे सकते हैं, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीसीएस। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो वो जाया नहीं जाएगी। बिल्कुल। यानी विकल्प बी के रूप में आपका होगा जी। कोई दिन ऐसा आएगा जब सूरज सिर्फ आपके लिए निकलेगा। बिल्कुल विश्वास बनाए रखिए, आत्मविश्वास को तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ जी। यानी विकल्प बी के रूप में आप ये स्टेट पीसीएस और स्टेट यूपीएससी, ये आपका जो स्टेट जो आयोग है, इसके यहाँ परीक्षाओं पे फोकस कर सकते हैं। बस परिश्रम करिए और इतना आत्मविश्वास रखिए कि आप आयोग को चुनौती दे सकें कि तुम पूछो, तुम्हारी कितनी हैसियत है, कितना कठिन प्रश्न तुम बना सकते हो, और हम दिखाएंगे कि कठिनतम प्रश्न पत्र में भी मुझसे अच्छा उत्तर लिखने वाला दूसरा छात्र नहीं। जब ऐसा विश्वास और जज्बा होगा तो सफलता मिल जाएगी। अब हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा धैर्य रखना है। जैसे मैं एक बच्चे कॉपी लेकर के आया, कहा कि सर इसको देख लीजिए, तो मैंने देखा, फिर कहा सर मेरा हो जाएगा। मतलब उसने मुझसे पूछा कि सर सही है ना, मैंने कहा हाँ सही है। तो अधीरता नहीं दिखानी है कि आज ही उत्तर लिखे कि
मान लीजिए IR का उत्तर लिखे और मन में हम सोचने लगे कि पंचशील के सिद्धांत के प्रवर्तक हम ही हैं। साइंस एंड टेक का उत्तर लिखे तो सोचे कि अब्दुल कलाम हम ही हैं। ऐसा नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे सनह सनह चीज़ें आती हैं। तो नियमित अभ्यास से आप देखेंगे एक दिन आप बहुत अच्छा उत्तर लिखने लगेंगे और जो कि आपको परीक्षा में अंक दिलाया जाएगा। ये है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे विद्यार्थियों को यूपीएससी की रणनीति के बारे में बताया। आप धन्यवाद सर आपका तहे दिल से। और एक चीज़ का ध्यान रखना है जी जी जी। कि तैयारी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है कि पता चले आप कहीं पढ़ने गए, किसी ने आपसे पूछ लिया कि लाल कपड़ा कहाँ मिला है। अब पता चला कि आप पॉलिटी पढ़ना शुरू कर दिए हैं, अब वो इतिहास पढ़ रहा था, उसने पूछ लिया लाल कपड़ा कहाँ मिला है। अब आप चिंतित हैं कि लाल कपड़ा कहाँ मिला, आपको नींद नहीं आ रही है कि तैयारी ही नहीं। तो दूसरे के पूछने से नहीं, स्वयं का मूल्यांकन करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कोई भी बाहरी चीज़ें आपको प्रभावित ना कर पाए। अच्छा सर, रिसोर्सेज की बात करेंगे सर। एक सवाल और है जाते जाते कि रिसोर्सेज में क्या रखना चाहिए, मतलब किस टाइप का रिसोर्स रखना चाहिए, कितना रिसोर्स रखना चाहिए इस पे? देखिए, सीमित संसाधन हमेशा सफलता दिलाने की ज़्यादा संभावनाएं रखते हैं। आपने देखा हो गरीब छात्र सफल हो जाते हैं जी, क्योंकि हर सब्जेक्ट की 1 या 2 पुस्तकें पर्याप्त हैं। जी। अब पता चला इतिहास पढ़ना शुरू किए तो झा और श्रीमाली भी ले आए, रोमिला थापर की पुस्तक भी ले आए और अद्भुत भारत एल बासम भी ले आए। अब इतनी पुस्तकें पढ़ के फिर दिमाग खुद ही डिस्टर्ब हो जाएगा कि आखिर मूल क्या जानना था। अच्छा, इन सभी में से अगर मुझे डिसाइड करना है, कोई अच्छी बुक डिसाइड करना है जिसको मैं बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करके उसमें कुछ निकाल कोई भी एक क्या मानक पुस्तक, जो भी पुस्तक आपको समझ में आ रही है, जिसकी भाषा आपको लग रहा है कि इस भाषा को मैं समझ पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, उस पुस्तक को फॉलो करें। लेकिन पुस्तक एक मानक पुस्तक होनी चाहिए, अच्छे लेखक की पुस्तक होनी चाहिए। जी, ठीक यानी है। रिसोर्सेज जो हैं हाँ। हमारे वो लिमिटेड होने चाहिए। ये नहीं कि अब DD बसु भी पढ़ रहे हैं, सुभाष कश्यप भी पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में पहुंचे तो पता चला दत्त एन सुंदरम भी पढ़ रहे हैं और हाँ मिश्रापुरी भी पढ़ रहे हैं। तो इतनी पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रमेश सिंह पढ़ रहे हैं, एस.एन. लाल, अब चारों किताबें ला के फिर समझ नहीं आ रहा है और बजट अलग से। अब पता चला अर्थशास्त्र पढ़ने में खुद का अर्थशास्त्र गड़बड़ हो गया, 4 किताबें ले आए और समझ भी कुछ नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छा। तो ये नहीं करना, एक मानक पुस्तक का अध्ययन करिए, कोई भी विषय हो, और न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालिए, एडिटोरियल नियमित पढ़िए। और ऐसा नहीं द हिंदू पढ़ेंगे तभी सफल होंगे, दैनिक जागरण पढ़ेंगे तो नहीं होंगे, ये भावना ना रखिए। कोई भी न्यूज़पेपर नियमित आप फॉलो करिए और थोड़ा सा उत्तर लेखन का अभ्यास करिए, निश्चित रूप से सफलता आपकी है। और चलते चलते मैं बस यही कहूँगा अपने छात्रों के लिए, अपने मित्रों के लिए, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। रजा क्या है। जय हिंद। सर, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर, थैंक यू।